सास भी कभी बहू थी सिंड्रोम। अच्छा, हम लोगों ने ये एक सीरियल भी सुना है, एक मूवी भी थी पुरानी जिसमें नाम था वो सास भी कभी बहू थी, सास भी कभी बहू थी। ये बहुत बार हम सुनते हैं कि सास भी कभी बहू थी, मतलब इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है और मैंने ये क्यों यूज़ किया है आज के वीडियो में। ये टर्म मैं आज चाहता हूँ कि इस पर हम थोड़ी सी बात करें। अच्छा, लोग कहते हैं ना कि सास भी कभी बहू थी, यानी जो जैसे बोलते हैं ना कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है, यानी कि बेटा जो सोच रहा है कि मैं ये पापा से झूठ बोल के बच जाऊंगा, पापा ने भी वो झूठ अपने पापा से बोला होता है, तो पापा को पता होता है कि क्या झूठ बोलने वाला है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। बट सास भी कभी बहू थी सिंड्रोम में क्या हो जाता है कि सास ने अपनी लाइफ एक पर्टिकुलर टाइप से जी है। मतलब ये सांस, मतलब ये कोई भी हो सकता है। ठीक है, ये सांस मतलब अभी मैं फ़िलहाल घर वाली उसकी भी बात कर सकते हैं, चलो एग्जांपल दे रहा हूँ, पर मेन मुझे ये बताना है आपको कि ये जो सास बहू की एनालॉजी मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ और क्या इसका मतलब आगे जाके इंटरप्रिटेशन कैसे निकलेगा, वो चीज़ अभी हम देखेंगे। कि सास जो थी उसने एक तरीके से अपनी पर्टिकुलर लाइफस्टाइल जी है। जैसे कोई पुरानी सास है जिसके साथ घरेलू हिंसा बहुत हुई है, वो बहुत उसने अपने सास के भी ताने सहे हैं और ये सब सहे हैं, तो उसके एक दिमाग में डेफिनेट तौर पे ये आ जाता है कि मेरी बहू भी मुझसे ये सुनेगी। ठीक है, एक ये सिंड्रोम है। ठीक है, क्योंकि ह्यूमंस की भी एक टेंडेंसी मैं आपको बताता हूँ कि अगर एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन को देख रहा है कि मैंने अपनी लाइफ में जितना स्ट्रगल किया है इसको उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है, तो लोग जल जाते हैं। लोग बोलते हैं कि हमको मेहनत करनी है ताकि हमारा आने वाला फ्यूचर अच्छा हो, बट रियलिटी में लोग ये चाहते हैं कि हमने जितनी मेहनत की है, ये आने वाली जनरेशन उतनी मेहनत कर क्यों नहीं रही है, और इससे लोग चिढ़ते हैं। रियल लाइफ में, रियल सिनेरियो में बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ मैं। ये हवाबाजी, आइडियलिज्म, ये सब बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो सास भी कभी बहू थी सिंड्रोम ये है कि आपने अपनी लाइफ में जो भी स्ट्रगल किया, ठीक है, जैसे भी आप रहते थे, जैसे भी आपके टाइम में कल्चर था, जो भी था, मतलब कि आपके सीनियर्स आपको बहुत उल्टा सीधा बोल देते थे कि ये होता था ना कि बड़ों को जवाब नहीं देते हैं। मतलब हो सकता है कि जो ये आदमी बोलता है ना कि बड़ों को जवाब नहीं देते हैं, ये वही आदमी बोलता है जिसने अपने बड़ों की बहुत सुन रखी है। तो अब वो बड़ा बन गया है तो वो भी आपको सुनाना चाह रहा है, पर आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये इशू हो जाता है यहाँ पे कि हो मैंने तो अपने वालों की इतनी सुनी है, मेरा बच्चा तो मुझसे सुन ही नहीं रहा है। जैसे होता है ना कई बार कि जैसे आजकल के जो बच्चे होते हैं वो कभी कभी अपने पापा को या मम्मी को कुछ उल्टा ऐसे बोल देते हैं कहीं पे कि यार पापा आपको कुछ आता तो है नहीं, ऐसे ऐसे बोलता है कि मैंने कभी अपने बाप से ऐसे बात नहीं की, तू मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहा है। ये टिपिकल सास बहू सिंड्रोम है। अरे आपका बच्चा है, उसने बोल दिया, ऐसा क्या हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने अपनी लाइफ में जो जो एंडेवर किया है, यानी जो जो सहा है, सामने वाला इंसान वो क्यों नहीं सह रहा, और अगर वो नहीं सहता है तो हम अपनी नज़रों में बेवकूफ़ डिक्लेयर हो जाते हैं। ये है सास बहू सिंड्रोम। जैसे कॉरपोरेट्स में जो बॉसेस बोलते हैं कि 10-10 घंटा काम करना पड़ेगा, 12-12 घंटा काम करना पड़ेगा तभी प्रमोशन मिलेगी, बट बॉसेस ये भी देख रहे हैं कि जो बंदा शांति से अपनी नौकरी करता है, शांति से काम करता है और शांति से घर चला जाता है, वो देर सवेर उसकी पोस्ट पे पहुंच ज़रूर जाएगा। तो इस तरह से हमारे बॉसेस क्या कर रहे हैं कि वो सिर्फ उन्हीं लोगों की इज्जत कर रहे हैं जो वहाँ बॉस को दिखा रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं। वो काम जेन्युइनली नहीं कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे सारा फोकस हो गया दिखाने में कि मैं क्या कर रहा हूँ, बॉस की ईगो सेटिस्फाई करने में। जिस इंसान ने जो दुख अपने जीवन में सहा है, हमेशा याद रखना है, जो इंसान जो दुख सहता है, लोग बोलते हैं ना कि ट्रॉमा कैसे होता है, यही होता है कि आपने जो दुख सहा है आप चाहते हैं कि सामने वाला इंसान भी वो दुख सहे, और अगर वो जहर का घूंट पीने से मना कर देता है तो आप उसको बेवकूफ़ डिक्लेयर कर देते हैं। आप बोलते हैं कि बदतमीज़ हो गया है, ये एक बदतमीज़ बच्चा हो गया है। ठीक है, तो इस इशू से हमको बाहर निकलना है एज अ सोसाइटी। बट मुझे पता ही ये इतना आसान नहीं होता है। लोग बोल देते हैं कि ये बहुत आसान है, ये आसान नहीं होता है। ठीक है, अगर आपने कोई अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है और आप देख रहे हैं कि सामने वाला उतना नहीं कर रहा है, तो आप उससे चिढ़ते क्यों हैं भाई? अगर वो नहीं कर रहा है स्ट्रगल तो अब वो अपना देखेगा अपने जीवन में, आप चिढ़ क्यों रहे हैं उससे? फॉर एग्ज़ाम्पल, आजकल के टाइम में, पुराने टाइम में क्या होता था कि टीचर्स मारते बहुत थे अपने बच्चों को। ठीक है, मतलब कि जो स्टूडेंट्स को पढ़ाने जाते थे, माँ बाप भी बोलते थे कि मारो बच्चों को। लेकिन आज के टाइम में ये ख़त्म हो गया है कि मारना नहीं है बच्चों को। तो लोग बोलते हैं कि बच्चे आजकल के मार नहीं खाते हैं तो सुधरते नहीं हैं। आप मार खा के सुधर गए क्या? आप बोल रहे हैं आप बड़ा सुधर गए क्या मार खा के? मार खा के कोई नहीं सुधरता है। देर सवेर सबको समझ आ जाता है कि उसको क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं है उसके बाद भी वो नहीं कर रहा है, वो उसका इशू है। बट देर सवेर एक समय के बाद सबको समझ आता है कि उनको अपने जीवन में कैसे क्या करना है। तो आप दूसरों की गारंटी मत लीजिए, जो हमेशा हर चीज़ में ये लोगों का एक आ गया है कि आजकल हमारे समय में तो ऐसा होता था, आजकल के ये तो करते ही नहीं है। क्यों करें भाई? उन्होंने आपको ज़िंदगी भर रोते हुए देखा है। प्रॉब्लम ह्यूमंस का एक ये सबसे बड़ा डिफ़ॉल्ट में प्रॉब्लम है कि अगर एक इंसान ने कोई अपनी लाइफ में डिफ़िकल्ट सिचुएशन देखी है,
तो वो चाहता है कि सामने वाला भी उतनी ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन देखे, और अगर वो नहीं देखता है तो हम उससे जलते हैं। इसलिए जो गरीब आदमी होता है वो अमीर से जलता है, उसका रीज़न है। अमीर आदमी को कभी आप गरीब से जलते हुए नहीं देखेंगे, ठीक है। और मिडिल क्लास जो है वो गरीब से भी चढ़ता है और अमीर से भी चिढ़ता है। गरीब से इसलिए चढ़ता है कि इनको फ्री बिजली पानी मिलता है, और अमीर से इसलिए चढ़ता है कि उसके पास सब कुछ है, उसको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और जो मिडिल क्लास है इनके पास सब कुछ है, लेकिन ये हर प्रोसेस को बार बार रिपीट नहीं कर सकते हैं। शौक है अमीरों वाले, पैसे हैं मिडिल क्लास वाले। तो यहाँ पे क्या है, इश्यूज़ आ रहे हैं कि आप जो चीज़ चाह रहे हैं वो सामने वाला पर्सन नहीं कर रहा है, पर आपने यही अगर सामने वाला किसी इंसान ने आपसे ये चीज़ चाहिए होती तो आप वो काम कर देते, ठीक है। और अगर सामने वाला इंसान वो काम नहीं करता है तो हम उसे एक बदतमीज़ बच्चा डिक्लेयर कर देते हैं। तो हमेशा ये बात याद रखना, अगर आप ये बदतमीज़ बच्चा हैं तो अपनी सैनिटी को प्रोटेक्ट करना आपके ही हाथ में है। आपको किसी इंसान की सुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने बहुत सेक्रीफाइस किए हैं। जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि मेरी माँ ने तो बड़े सेक्रीफाइस किए हैं। अरे तो तेरी माँ ने सेक्रीफाइस क्यों किए हैं? क्योंकि वो उस समय इकोनॉमिक स्लेव थी तुम्हारे पापा की। जैसे मैं कई बार, वो रणवीर गुजराल करके वो थे ना हमारे, क्या कहते हैं उसे, कॉमेडियन है हमारे, उसमें वो एक कॉमेडी बता रहे थे। मैं उनका कुछ नहीं, उस बात पे मैं बोल रहा हूँ, गुजराल जी से मेरा कुछ नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या वो बोल रहे थे कि हाँ, मैंने क्या बोल रहे हैं कि बहू हमारी बोल रहे हैं कि तुम अपनी माँ के साइड लेते हो, लड़की तो घर छोड़ के आती है। बोलता है, अरे बोलता है, फिर वो रिप्लाई देता है कि हम अपनी माँ के साइड क्यों ना लें, माँ ने 40 साल से घर छोड़ा हुआ है अपना। एक ये लाइन बोलते हैं वो, जो कि उसमें बड़ा हो जाता है, मतलब लोगों को एकदम वो ऐसे सुकून से कुछ मिल जाता है टाइप। तो क्या हो गया, अगर आपकी माँ ने, ठीक है मैं मान रहा हूँ वो चीज़ कि उन्होंने छोड़ा है, ये किया है वो किया है, तो क्या आप अपनी बीवी को भी उसी चक्की पीसिंग से ले जाना चाहते हैं? मतलब एक वो होता है ना कि मेरी माँ तो इतना करती है, अरे तो तुम्हारी माँ इतना करती है तो क्या तुम अपनी बीवी पे भी वही करना चाहते हो? तुम्हारी माँ अपनी शादी में बहुत मार खाई, माँ एग्जांपल दे रहा हूँ एक समझाने के लिए, थोड़ा एक्सट्रीम एग्जांपल आदमी देता है कि ये तुम्हारी माँ ने अगर शादी में मार खाई है तो तुम्हें भी अपनी बीवी को मारना ज़रूरी है? कि मेरी माँ ने मार खा खा के मुझ पे कब्ज़ा किया है, अब मेरी माँ बॉस बन गई है तो वो बॉसी पना मैं अपनी बहू पे निकालूंगा, नहीं। ये सिंड्रोम से मैं बाहर निकलना है कि कुछ भी हो जाए। जैसे अगर मैं इसका एक एग्जांपल आपको और दूं, जैसे जो पुराने समय में हम देखते थे ना, जिसको हम बोलते हैं कि ब्लैक पीपल जो हुआ करते थे, जो काले लोग हुआ करते थे, उनको ये गोरे लोग गुलाम बना के रखते थे, ठीक है। उनको मारते पीटते थे, उनसे जानवरों की तरह काम कराते थे। अगर ये फिल्म आपको एक देखनी है, मैं आपको रिकमेंड करूँ, 12 Years a Slave, देखना उस फिल्म को कभी टाइम मिले, ठीक है। वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म्स। तो उसमें क्या था कि काले लोगों पे बहुत जुल्म होता था, ठीक है। तो अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि जैसे एक फैंटेसी होती है ना आदमी की, फैंटेसी क्या कि मैं ये चाहता हूँ, लोगों को लगता है कि ऐसा हो नहीं सकता, बट मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो जाए। जैसे हम फैंटेसाइज़ कुछ भी कर लेते हैं, कोई कैरेक्टर हमको पसंद आ गया तो हम उसे फैंटेसाइज़ करते हैं कि मैं यहाँ पे होता तो इसको और कैसे करता। मतलब कहते हैं ना कि अपने आप को ऐसी जगहों पे रख के देखना जहाँ जो हम नहीं हैं, उसे हम बोलते हैं फैंटेसाइज़ करना, ठीक है। बहुत हद तक हम उसे पा भी जाते हैं, लेकिन कई केसेस में हम नहीं भी पा पाते हैं, ठीक है। तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है, पर हम अपने आप को फैंटेसाइज़ करते हैं। तो वो जो एक गुलाम काला आदमी हुआ करता होगा पुराने समय में, ठीक है, कि उसके सामने ही उसकी बीवी का के साथ सब किया जा रहा है और वो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। उसके सामने ही उसकी बीवी को कमरे में लेके जाया जा रहा है, वो कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है। तो उस काले आदमी की फैंटेसी क्या होती होगी आपके हिसाब से? यहीं पे 8-14 पे पॉज करो और कमेंट करके मुझे बता दो। आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से जो जनरली आदमी सोचेगा कि काले आदमी की जो फैंटेसी होगी वो ये फैंटेसी होगी कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, इस जगह को छोड़ दूँ और अपनी एक ये नई आइडेंटिटी बसाऊँ और एक नई जगह पे खुशहाल लाइफ जीऊँ। ये एक लोगों को लगेगा कि हम ये एक आइडियल सिनेरियो में बात करें तो एक काले आदमी की, उस काले आदमी की ये फैंटेसी होगी। बट रियलिटी में उसकी क्या फैंटेसी होती थी? रियलिटी में उसकी ये फैंटेसी होती थी कि मुझे मेरे नीचे भी एक गुलाम मिल जाए। उसको ये नहीं चाहिए कि मुझे आज़ादी मिल जाए, वो चाह रहा है कि मेरे नीचे भी एक गुलाम हो जाए जिस पर मैं टॉर्चर कर सकूं। ये उस समय के लोगों की फैंटेसी हुआ करती थी। ये जहाँ तक मुझे पता है ये है, डॉक्यूमेंटेड है, मैंने कहीं सुनी ही थी ये बात, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, बट यही सेम चीज़ है सांस भी कभी बहुत ही सिंड्रोम में। मैंने जो चीज़ गलत सहा, अब मुझे एक गुलाम चाहिए उस चीज़ को सहने के लिए। किसी एक देश ने दूसरे देश पे हमला किया तो उस दूसरे देश को भी पावर मिलेगी तो पहले देश पे हमला कर देगा, ठीक है, कि भैया ऐसा है तो ऐसा है। तो यही जब भी कभी सांस भी कभी बहुत ही सिंड्रोम है। जो हमारी ओल्डर जनरेशन्स थी, जो हमारे फादर्स की जनरेशन थी, उन्होंने अपनी ऑफिस में, प्राइवेट जॉब्स में बहुत ऐसी तैसी कराई है। 12-12 घंटे शिफ्ट होती थी, कोई वर्किंग लॉस नहीं हुआ करते थे, कुछ नहीं हुआ करते थे। और आज ही हमारे फादर की जनरेशन के जो लोग हैं ये बॉसेस बने हुए हैं, ठीक है। बॉसेस बने हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, बनो भाई। पर प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने जितनी अपनी ऐसी तैसी वहाँ पे करवाई थी ऑफिस में, ये चाहते हैं कि हमारी जनरेशन भी वो ऐसी तैसी कराए। लेकिन हमारी जनरेशन जो है वो ये ऐसी तैसी कराने के लिए तैयार नहीं है।
तो ये जितने बड़े बड़े बॉसेस हैं ये बोलते हैं कि आजकल की जनरेशन कृतज्ञ नहीं है, ये अपने आप को सुनते नहीं है, ये हम लोगों की बात नहीं मानते हैं, ये नहीं करते हैं क्योंकि हमको आपको देखा है हमने आपको। ठीक है, कईयों को मैं वैसे अनफॉर्चुनेटली मैं ऐसे मतलब वो करके नहीं बता रहा हूँ, पर जैसे कई बार हुआ है कि मेरा एक फ्रेंड था, मैं कनेक्टेड नहीं हूँ उन लोगों से, पर ये था कि उसका बर्थडे था। ठीक है, उसका बर्थडे था, हम लोग गए थे, उसके फादर की प्राइवेट जॉब ही थी। उसका बर्थडे था, उसके फादर हम और काफ़ी लंबे टाइम तक चली। ठीक है, 12 बजे उसके फादर आए हैं, जब मैं लास्ट बचा था उसके घर में रहने के, क्योंकि वो मेरे पड़ोस में ही रहता था। तो उसके फादर रात को 12 बजे आए हैं। ठीक है, कि उसके बर्थडे को उसके फादर ने अटेंड नहीं किया, क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो ऑफिस में काम कर रहे थे। एक ऐसी नौकरी का क्या फ़ायदा सर, जहाँ पे आप अपने बच्चे के की खुशी में शामिल नहीं हो सकते। ठीक है, अपनी जनरेशन को मैं बहुत अच्छा नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, हमें 50 कमियाँ हैं, पर अभी फ़िलहाल हम इसकी बात कर लेते हैं। ऐसी नौकरी में कोई फ़ायदा था उस टाइम पे कि आप अपने बच्चे के उसमें नहीं जाएंगे, क्या कहते हैं, बर्थडे में नहीं जाएंगे, आपके घर में कोई इमरजेंसी हो गई तो आप जाएंगे तो बॉस से इतनी मजबूरी ले लेके पूछना पड़ रहा है, और ये सब इश्यूज़ हैं। तो क्या सच में इस जेन्युइनली इस नौकरी का फ़ायदा था? आप भी बोल देंगे नहीं था। ठीक है, तो हमारी जनरेशन को ये तो समझ आ गया है कि हमें क्या नहीं करना है। आपने जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया, हम आपको समझ सकते हैं, हम आपकी बातें सुन सकते हैं, हम वो सुन के अपना खून जला सकते हैं, बट हम आपके जैसा नहीं बन सकते। और हमारी जनरेशन ने इस चीज़ को तो फिगर आउट कर लिया है कि हमें क्या नहीं बनना है। ठीक है, जो अच्छा है वो भी आप हमें बता नहीं रहे हो, पर हमें ये तो पता चल गया कि क्या नहीं बनना है, क्योंकि हमने आपको ये काम पे जाते हुए रोते हुए देखा है। एक यंगर जनरेशन ने, माँ बाप ने टाइम पे शादी करके टाइम पे बच्चे कर लिए, वो आज तक वो इतना जल्दी जल्दी जब उनकी लाइफ में सेट नहीं थे, वो ये सब चीज़ें नहीं हुई थी, वो करते 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 उनके पास अब पैसे ख़त्म हो गए। मतलब उसमें झगड़े, सास बहू इश्यूज़ हमने बहुत देखे हैं बच्चों ने यार, बहुत घरों में तो बहुत कांड हो रखे हैं यार, किसी को पता नहीं है। ठीक है, जब फिर बाद में कंसल्टेशन होती है तब समझ आता है कि यार ये तो कांड हो रखे हैं लोगों के घर में। तो इस सिंड्रोम से हमें बाहर निकलना है। आपने किया स्ट्रगल, बहुत धन्यवाद जी आपका, आपने स्ट्रगल किया। भाई इस मामले में आप ही ओल्डर जनरेशन, यंगर जनरेशन को शेम नहीं कर सकते कि तुम वो स्ट्रगल करने के लिए तैयार नहीं हो। आपने वो स्ट्रगल किया, ठीक है, बट अब आने वाली जनरेशन उस लेवल पे स्ट्रगल नहीं करेगी, क्योंकि हो सकता है कि आपने जब ये सब सहा होगा तो आपकी मजबूरी बहुत रही होगी। जो यंगर जनरेशन है उनकी इतनी मजबूरी नहीं है। जो पुराने समय में जो लेडीज़ थी उनके हक में कानून तब भी थे, ठीक है, लेकिन अवेयरनेस नहीं थी कि कोर्ट में जाकर न्याय लिया कैसे जाता है। ठीक है, तो उस टाइम में क्या हो रहा था कि वो अपनी सास की और सबकी प्रताड़ना बहुत ज़्यादा झेलती थी, क्योंकि वहाँ पे लड़कियों को इतना सपोर्ट नहीं हुआ करता था। ठीक है, लड़कियों को एक सापिंडा की तरह देखा था। सापिंडा मतलब कि वो दूसरे पिंड की, दूसरे डीएनए की देखा जाता था लड़की को। ठीक है, तो जब आप लड़की को इतना अलग थलग काट दोगे तो कहाँ से काम चलेगा यार, कहाँ से काम चलेगा, आप ही बता दो यार। ठीक है, अब धीरे धीरे फिर वो अवेयरनेस आई, वो करते 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 फिर एक्सट्रीम फेमिनिज्म पे आ चुके हैं हम, और फिर ये भी मंथन होगा, फिर यहाँ से भी हम नीचे गिर जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों तरफ से है। तो क्या आप ये बोल सकते हैं कि एक इंसान ने कुछ अगर अपनी लाइफ में सहा है तो उसको दूसरे इंसान को भी पास ऑन करना चाहिए? किसी के साथ बचपन में अगर फिजिकल अब्यूज़ हुआ है तो उसके उसे अपने बच्चों के साथ फिजिकल अब्यूज़ करना चाहिए? तो सब बोलेंगे नहीं। लेकिन अब किसी ने अपने ऑफिस में 8 घंटा काम, 10 घंटा काम किया है, तो वो क्यों चाहता है कि नेक्स्ट जनरेशन में भी 10 घंटा काम करे? उसकी अपनी पर्सनल लाइफ नहीं है? पर ये कोई समझने को तैयार नहीं है। असल में प्रॉब्लम ये है ना, हमारे यहाँ पे, हमारे देश में प्रोडक्टिविटी की कदर नहीं है, हमारे यहाँ उसकी कदर है कि टाइम कौन लुटाता है अपना। अगर कोई आदमी, कोई सिंगर 20 मिनट में गाना गा के चला जाएगा बेस्ट क्वालिटी का, तो लोग बोलेंगे कि ये क्या गा रहा है, तो समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन अब कोई बंदा है वो 8 घंटे से लगा पड़ा है, म्यूज़िक डायरेक्टर उसको 2-2 घंटे से गाने सिखा रहा है, उस साले को सिखाया ही नहीं जा रहा, लेकिन फिर बाद में भी वो मेहनत कर करके कुछ भी अपनी ऐसी तैसी लगा के गए, तो म्यूज़िक डायरेक्टर बोलेगा कि वाह वाह क्या सिंगर है, क्या सिंगर है, कितनी मेहनत की बेचारे ने। ये हो जाता है लोगों का जीवन में। तो यार ऐसे नहीं करो यार, ठीक है। कोशिश हमें ये करनी है कि हम एक ऐसा समाज बनाएं कि ना किसी को किसी से शिकायत हो, ना किसी को किसी से कोई दिक्कत हो। लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली वहाँ जा रहे हैं कि जहाँ पे एक इंसान ने कुछ सहा और दूसरा इंसान चाहता है कि वो भी वो चीज़ सहे। वी ट्राई टू क्या बोलते हैं, सामने वाले पर्सन को मजबूर कर देते हैं वो चीज़ सहने के लिए जो हमने सही है। कोई बॉस है जो अपनी पूरी ऐसी तैसी करा के, अपनी बीवी से दूर रह के, अपने बच्चों से दूर रह के, कैसे कैसे करके उसने प्रमोशन पाई है, और तो वो उसी इंसान को रिस्पेक्ट करेगा जो उसी रास्ते में चल के प्रमोशन पाएगा। वो प्रोडक्टिव इंसान को सपोर्ट नहीं करेगा जो 5 घंटे में काम कर देता है। ठीक है, कोई इंसान है वो देख रहा है कि जो बंदा है वो काम
काम टाइम पे करता है, सब कुछ टाइम पे कर देता है और टाइम पे घर चला जाता है, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है। लोग रिस्पेक्ट उसकी करते हैं जो दिन भर यहाँ बैठ के ऑफिस में अपनी ऐसी तैसी कराने के लिए तैयार है। ये फैक्ट है एक। वो करे कुछ ना ऑफिस में आके, लेकिन टाइम लुटाने के लिए तैयार है। तो टाइम क्यों लुटा रहे हो यहाँ बैठ के भाई? टाइम क्यों लुटाना है हमें? टाइम उसके वहाँ टाइम को हम क्यों कहीं और नहीं लगा देते हैं? क्योंकि आपने ये कहा है, आपने ये किया है। कोई चाटुकार आदमी है, वो चाटुकारिता कर करके लोगों की इतनी चाट चाट के ऊपर पहुंचा है, तो वो भी चाहेगा कि कोई नीचे वाले भी उसकी चाटें। और ये भी मैं बता देता हूँ, अगर आप में टैलेंट होगा तो एक एटीट्यूड आएगा आपके अंदर। आप ये नहीं बोल सकते कि आप में टैलेंट है तो आप में एटीट्यूड नहीं आ सकता। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जिनमें जेन्युइनली टैलेंट हो तो उनमें एटीट्यूड नहीं होगा। बहुत मिनिस्क्यूल लेवल पे होते हैं वो लोग। अगर आप में टैलेंट है तो आप में एटीट्यूड आएगा, और अगर आप में टैलेंट ही नहीं है तो एटीट्यूड आने का चांस ही नहीं है आप में, ठीक है? तो ये नहीं देखना है आपको कि कोई इंसान है वो मेहनत कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो आप बोलेंगे कि ये तो कुछ करता ही नहीं है। भैया वो जल्दी से काम करने के लिए उसने कितनी सालों की मेहनत की है वो कोई नहीं देखता है। अब अनफॉर्चुनेटली ये एक बहुत लेयर टॉपिक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो हम ये 2 घंटे भी बात कर सकते हैं, और तब भी हो सकता है लास्ट में उतना कोई फाइनल रिजल्ट ना निकले। बट मैं एक चीज़ बता देता हूँ, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है कि कोई बंदा है, अब वो चाह रहा है कि आप उसी तरीके से काम करें, तो आप क्या कर सकते हैं? आपको ये करना है, आपको नौकरी पे कर रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, नौकरी पे जा रहे हैं, वहाँ पे ये सास बहू के टंटे आपके साथ हो रहे हैं कि बॉस आपको ऐसी तैसी कर रहा है, आपकी ये जो भी है। आपको वहाँ पे रहना है, काम सीखना है, और जल्दी से जल्दी नौकरी छोड़ के अपना कुछ काम धंधा स्टार्ट करने की कोशिश करनी है। जितनी जल्दी आप खुद के काम धंधे में जाएंगे उतना जल्दी आपके लिए फ़ायदा होगा। जितनी जल्दी बहू अपना घर अपनी सास से अलग कर लेगी, अलग जाके रहेगी अपने पति के साथ, उतनी जल्दी उसके घर घर बसने के चांसेस हैं। आपकी सास का डिवोर्स नहीं हुआ पर आपका हो जाएगा, ठीक है? तो अब इस पे हम 2 घंटे बात कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे थोड़े टॉपिक एब्स्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, ये समझ नहीं आते जनरली लोगों को, ठीक है? तो मेरा नाम है यश पांडे। आप मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट में पूछें, और अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे पेज पे दिए हुए नंबर पे ईमेल कर सकते हैं। हम बात करेंगे, प्राइस डिस्कस होगा, उसके बाद फिर हम आपकी कंसल्टेशन मैं कर दूंगा, आपकी पर्सनली करता हूँ, ठीक है? तो अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप मुझसे बाकी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है? लाइफ के किसी भी फैसेट में आप चाहें तो मुझसे ज्ञान ले सकते हैं, या फिर मैं आपको कहीं रिकमेंड भी कर सकता हूँ अगर आप चाहें तो, ठीक है? तो मेरा नाम है यश पांडे। थैंक यू सो मच। बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।